नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि इसको लेकर सभी पार्टियां इस चुनाव को लेकर तैयारियों में चल रही हैं और आपको बता दें धामी की चाल, विपक्ष में भूचाल। धामी की चाल, विपक्ष में भूचाल। जी हां, देश में अगले साल से होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्यों में राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। और अभी 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड का दौरा कर राज्य को करोड़ों योजनाओं की सौगात दी। एक तरफ जहां केंद्र के मंत्रियों का दौरा उत्तराखंड में शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ राज्य के नेताओं की भी दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रित किया। करीबन 1 घंटे तक प्रधानमंत्री और सीएम धामी की ये बैठक हुई और इस बैठक के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से जोशीमठ प्रभावितों के लिए आर्थिक पैकेज 2,942 करोड़ की मांग की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई पदाधिकारी अपने केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन समय समय पर लेते रहते हैं और हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने भी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से भेंट कर, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनकी दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात हुई। उन्होंने समय लिया था और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार से क्योंकि हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो केंद्र सरकार की जो डबल इंजन हमारी प्रदेश और केंद्र की चल रही है, उस सरकार के जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको प्रदेश में बहुत ही अच्छी तरह से उनको क्रियान्वित करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने सांसदों को जो गांव गोद दिए थे उनकी हालत बताए ना, विधायकों को ट्रेनिंग तो दे रहे क्योंकि वो केवल चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता की जो नुकसान हुआ है, जनता को जो चोट पहुंची उस पर मरहम लगाने का काम नहीं करते। वो गांव बताएंगे। अभी कांग्रेस उन सारे गांवों में जाने वाली है। देखिए, बीजेपी का अपना एक तरीका है कि भ्रष्टाचार जितना ज़्यादा करो उतनी बड़ी ज़्यादा तैयारी करो। तो जो भ्रष्टाचार उन्होंने 5 साल में किया है उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा काम बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं कि जो हम चुनाव में जाएंगे तो लोगों को हम क्या कहेंगे, पिछले वादे जो उन्होंने किए थे क्या वो पूरे हो चुके, क्या उनको लेकर के जाएंगे। इस प्रदेश का पलायन जो इस समय बिल्कुल चरम सीमा पर, क्या उसको रोकने के लेकर के जाएंगे। तो भाजपा ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको वो जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, बल्कि नए जुमलों को, नए वादों को जन्म देने के लिए दिल्ली के आवाज उत्तराखंड के लोग एक मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी और इस समय परिवर्तन होगा और उत्तराखंड से भी 5 सीट भाजपा हारने जा रही है।
तो जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं, 5 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन ये दावा कितना सार्थक साबित होगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जो आरोप है वो निकलकर सामने आ रहा है कि दिल्ली की दौड़ इसलिए क्योंकि अब जो वादे हैं उन पर कोई नए वादे सामने आएंगे और उन वादों पर अब धामी सरकार कितना खरा उतर पाएगी ये भी एक बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान है, बीजेपी प्रवक्ता है, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही संगीता शर्मा है, आम आदमी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट हैं, वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्यवीर जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं चर्चा की। आज देखा जाए तो धामी का साफ तौर पर ये कहना है, जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र कई मंचों से किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव है उत्तराखंड से। लेकिन जब चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं तो इसी में दिल्ली की दौड़ भी तेज होती नजर आ रही है। इसको लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। सोनी जी, आपको प्रणाम और एचएनएन के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार चाहे उत्तराखंड में हो चाहे अन्य राज्यों में हो, हमारा हमेशा ध्येय रहा है किस प्रकार से राज्य के सर्वांगीण विकास और चौमुखी विकास के लिए किस प्रकार से केंद्र की भी सहायता ली जाए। वो विकल्प हम कभी भी खाली नहीं होने देना चाहते। और हमारे नेता जब भी दिल्ली जाते हैं सोनी जी, कभी भी अपनी सीट को बचाने के लिए या दिल्ली के अपनी अनुकंपा के आधार पर किस प्रकार से 2-4 महीनों के लिए अपनी सीट बचाए उसलिए नहीं जाते। हमारे जब मंत्री या मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं, उत्तराखंड के हित के लिए कुछ ना कुछ योजना केंद्र से लेके आते हैं, जिससे कि उत्तराखंड की विकास को एक नई गति मिल सके। आपने पहले भी देखा होगा कि तमाम मौकों पे हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली गए और वहां से कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए लेके आए। जब पिछले विगत दिनों जब दिल्ली मुख्यमंत्री जी गए थे, तब भारतमाला मानस खंड के अंदर जितने भी कुमाऊं के मंदिर है, जो पौराणिक मंदिर है, जिनका कि एक बहुत ही समृद्ध इतिहास और विरासत है, उनको एक ही उसमें लाने के लिए उन्होंने एक प्रयास किया, जो कि अब जमीनी स्तर पर सत्यवीर जी, आपका ये मानना है कि अगर थोड़ा सा 5-6 सेकंड और दे दीजिए। दूसरा, उत्तराखंड जो ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, कई दशकों से 17 ऐसी परियोजनाएं थी जो जिनको भी कई दशकों से रोक लगी हुई थी। उसमें से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको की मंजूरी दिलाने का काम किया। उसमें से हमारे कार्यकाल में एक योजना ऐसी है कि जो लोहारी बांध है, जो सुचारू रूप से चालू हो चुकी है, और लखवाड़ ब्यासी बांध है, जिसका आज की 17,500 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा भी मंजूर कर दिया। उसमें इस बार के बजट में हमने खासकर की 500 करोड़ हमने भी उसमें अपनी तरफ से देने का कार्य किया। फिर भी उत्तराखंड की जनता संतुष्ट नजर नहीं आ रही सत्यवीर जी। हाँ सोनी जी 5 सेकंड में मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के इतिहास में कभी भी किसी भी सरकार ने। सत्यवीर जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, तब तक दूसरे मेहमान की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। आपके पास आएंगे संगीता शर्मा जी, आम आदमी पार्टी से हैं। अगर देखा जाए तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोशीमठ के लिए 2942 करोड़ की मांग की गई है, तो क्या लगता है जोशीमठ के हालात में अब सुधार देखा जा सकता है? अनम्यूट करिएगा संगीता जी। आ रही आवाज मेरी? जी मिल पा रही है। देखिए सोनी जी, जिस तरह से माननीय धामी जी गए केंद्र के पास, अभी सत्यवीर भाई ने बहुत अच्छी बात कही ऊर्जा प्रदेश, लेकिन सोनी जी इनसे ये पूछिए, ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड है, यहाँ की जनता को उसका क्या लाभ मिल रहा है? जो ये बड़ी बड़ी परियोजना की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में बिजली लगातार महंगी होती जा रही है और 1 अप्रैल से भी उसके दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो चिराग तले अंधेरा वाली बात कि उत्तराखंड की जनता को इन परियोजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है, कितनी बिजली सस्ती मिल रही है, ये भी सत्यवीर भाई बताएं कि लगातार आप बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। अब तो पानी पर भी दाम बढ़ गए हैं सोनी जी, जहाँ नदियां बहती हैं, जो दूसरे राज्यों को पानी पिलाता हो, उस राज्य को पानी। सत्यवीर जी, बिजली पानी महंगी हो चुकी है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही है, फिर हम उसका दर्द कैसे कम कर पाएगी सरकार? जी, पलायन लगातार हो रहा है, मुद्दे बहुत हैं संगीता जी। सोनी जी बताइए, सोनी जी केंद्र के पास धरातल पर योजनाओं का क्या प्रारूप है? जी सत्यवीर जी जवाब दीजिए। जब ये बिजली के ऊपर बात करते हैं
तो दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार या पूरी दिल्ली अगर रोशन भी होती है तो उत्तराखंड की बिजली से ही रोशन होती है। और वो दिन याद करिए, वो रुक जाइए, अरे रुक जाइए, दिल्ली पे आ जाऊंगा, मैं दिल्ली पे आ जाऊंगा, कोई नहीं, पंजाब पे भी आ जाऊंगा। मैं कह रही हूँ उत्तराखंड में बता दीजिए बिजली कैसे सस्ती करेंगे, क्यों महंगी कर रहे हैं। चलिए संगीता जी जवाब तो सुन लीजिए, सत्यवीर जी जवाब दे रहे हैं। अब ये वो समय नहीं रहा है कि जब 10-10 घंटे लाइट कटा करती थी, अब 1 सेकंड के लिए लाइट नहीं कटती सोनी जी। और ये अच्छी बात है लाइट नहीं कटती सत्यवीर जी, लेकिन जो महंगाई है, जो 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई, तो जाहिर सी बात है बिजली के दामों में इजाफा देखा जा रहा है, पानी भी महंगा हो गया है। इसको लेकर जो जनता की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसको लेकर जवाब दीजिए। अच्छा, मंत्री किसके जेल में है? जो जिनको बेल तक नहीं मिल रही है, जिनको बेल तक नहीं मिल रही है। अरे लालू प्रसाद यादव को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बोलने वाले कांग्रेस को। संगीता जी उत्तराखंड में मसले बहुत हैं, मुद्दे बहुत हैं जिनको लेकर हम चर्चा करते भी हैं, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर बात कर ले। जवाब सुन लीजिए पहले। कैसा ये देखिए कितना आनंद आ रहा है इनको भ्रष्टाचारियों के साथ, कितने आनंद से कह रहे हैं भ्रष्टाचार का आरोप सत्यवीर जी आपकी पार्टी पर लग रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है इनके तमाम। और ये कहा जा रहा है कि उसी आरोप को ढकने के लिए अभी कवायद शुरू की गई है ताकि जो आगामी 24 की राह को कैसे आसान बनाया जाए। कांग्रेस के साथ चुनकर इन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ जो सबूत थे वो कहाँ है? वो क्या वो कांग्रेस जो शीला दीक्षित के जो खिलाफ जो सबूत थे वो क्या उत्तराखंड तक पहुंचे? संगीता जी बिल्कुल, संगीता जी पहले सुन लीजिए जवाब, इसके बाद आप बोलिएगा, मुझे भी समझ में आएगा। संगीता जी सत्यवीर जी ये बताइए शीला दीक्षित को गले क्यों लगा? लालू प्रसाद यादव क्यों गले लगा? ये बताइए संगीता जी, इतनी बड़ी आंकड़े हो, इतना स्वागत रच रहे हो, बताओ ना क्यों लगा? अच्छा अन्ना हजारे का एड्रेस पता है आपको? सत्यवीर जी मुद्दे से इधर बात मत करिए। सत्यवीर जी आपको मुद्दे में रहकर जवाब देना है। जो सवाल था संगीता जी का उस पर जवाब देना था, आप लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मुद्दे को डिरेल मत करिए। आपके पास आएंगे राजेश रस्तोगी जी भी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपकी भी प्रतिक्रिया अहम हो जाती है। लेकिन उससे पहले यूकेडी के नेता शांति प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। जो अब कवायद नजर आ रही है, हालांकि सत्यवीर जी थोड़ा सा आराम दीजिए अपने आप को, सत्यवीर जी थोड़ा सा आराम दीजिए, आएंगे आपके पास, सभी को समय देना है। शांति प्रसाद जी आपकी प्रतिक्रिया, क्या 24 की राह आसान करने के लिए धामी सरकार की ये कवायद है? सत्यवीर जी, संगीता जी अभी बहुत समय है बोलने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए। और भी मेहमान हैं जिनकी प्रतिक्रिया लेनी जरूरी है, सिर्फ आपको पूरा समय नहीं दे सकेंगे। जी शांति प्रसाद जी अनम्यूट करिएगा। मैंने अनम्यूट किया है जी। देखिए आज की जो डिबेट है इसका लबोलबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो है मंत्री से लेकर नहीं क्यों नहीं है, कोई भी कर सके। पहले उससे वो देखो ना, वो पहले वाला मर गया जो ओनर था मेन, वो समय समय पर जाते हैं, ये उनका अपना तो कर देगा, क्या हो गया तो वही रखिए वाले को देंगे इसके आधार पे। अगर आपको देखनी है तो आप समझ सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, देवभूमि है उत्तराखंड, और यहाँ पर 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। आपने जोशीमठ का कहा उदाहरण के, मुख्यमंत्री जी जो है वहां के लिए कुछ बजट लेकर आएंगे जी। जमीनी हकीकत क्या है ये भी आपको समझने की जरूरत है कि उत्तराखंड में जोशीमठ के लोग आपदा से तो परेशान थे ही, जो कृत्रिम आपदा है इससे बड़ी उनको आपदा ये सरकार दे रही है कि जोशीमठ जो यात्रा का अभिन्न अंग है, जहां नरसिंह भगवान का मंदिर है, वहां से यात्रा डाइवर्ट करने का प्रयास चल रहा है। बड़े पंडित पुरोहित परेशान हैं, वहां के व्यापारी परेशान हैं इस बात को लेकर कि यदि यात्रा डाइवर्ट हो गई तो उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाए। बिल्कुल दूसरी बात, ये डबल इंजन के बात की जाए तो उत्तराखंड की जनता ने ये सोचा था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी
तो उत्तराखंड के अंदर रोजगार स्वरोजगार के संसाधन जुटेंगे, उत्तराखंड में खुशहाली होगी, पलायन रुकेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में आकर भी कहा कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आती, हमारे को डबल इंजन की सरकार बनाने का अवसर दीजिए, हम उत्तराखंड का चौमुखी विकास करेंगे। अब आप हालात देख लीजिए, जिस राज्य के कैबिनेट मंत्री भ्रष्टाचार में, नौकरियों में संलिप्त हो, उस राज्य के कैसी व्यवस्था चलेगी ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। आएंगे सत्यवीर जी, जवाब ये तो आपको ही देना है। जिस सरकार के प्रथम व्यक्ति जो मेयर हैं गामा जी, वो चाउमीन बेच के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मगर चाउमीन वाले आत्महत्या कर रहे हैं। ये बताने बिल्कुल को कई तैयार मुद्दे नहीं है। ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार की किरकिरी हो रही है और उसमें कोई स्थिति भी स्पष्ट होती नजर नहीं आ रही है। मसले कई हैं। जोशीमठ यात्रा को लेकर आपने सवाल उठाया, हमारे साथ राजेश रस्तोगी जी भी हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले को लेकर। राजेश जी, आपके पास आएंगे। आप 24 को लेकर जो धामी सरकार की कवायद, क्या इस नजर से आप इसको देखते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री से 2942 करोड़ की मांग की है, क्या अब इससे जोशीमठ का कुछ भला हो पाएगा? अनम्यूट करिएगा सर। जी राजेश जी, अनम्यूट करिएगा जी। आ गई है आवाज? मिल पा रही है जी। मुझे पूरी उम्मीद। अनम्यूट करिएगा राजेश जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं राजेश जी। जी प्रतिक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो धामी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी से धनराशि मांगी है उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन मुझे शंका इस बात की है, जिस तरीके से अभी अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत के चुनाव में किस तरीके के हथकंडे भाजपाइयों ने आजमाए वो जग जाहिर है हरिद्वार जनपद के अंदर। और अभी अभी कमिश्नर महोदय ने, गढ़वाल मंडल के कमिश्नर महोदय ने उसी चेयरमैन के खिलाफ, जिला पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच शुरू कर दी है। डीएम साहब हरिद्वार ने एक कमेटी बना के जांच भी शुरू कर दी। तो मुझे डर इस बात का है, जो पैसा आ रहा है या जो पैसा आया है या जो पैसा आएगा, क्या वो उत्तराखंड के विकास में लगेगा या वो दलालों की भेंट चढ़ेगा? इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी चिंतित है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। निश्चित रूप से बजट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या वो जो बजट आने वाला है उसका सही इस्तेमाल होगा? क्या उस बजट का विकास गांव की सड़कों में, गांव की तरक्की में, उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके युवाओं के रोजगार में, जो हमारे चारों तीर्थ स्थल हैं, चारों धाम हैं, उनके विकास में क्या वास्तव में वो पैसा लग पाएगा? ये एक चिंता का विषय है। जिस तरीके के हालात हैं, बिल्कुल चिंता का विषय है कि जो बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया उत्तराखंड की धामी सरकार को, तो क्या उससे जोशीमठ का विकास होगा, उत्तराखंड का विकास होगा, और उस बजट को किस तरीके से जनहित में लगाया जाएगा, ये भी एक बड़ा विषय है। आपके पास आएंगे सत्यवीर जी, आप जवाब दीजिए। जोशीमठ यात्रा चारधाम यात्रा का मुख्य बिंदु और वहां से डाइवर्ट की जा रही है रास्ता, तो जो रोटी का संकट खड़ा होगा, ये सवाल था। हमारे साथ जो शांति प्रसाद जी जुड़े हुए हैं उनका भी था, तो इस बात का जवाब दीजिए। सोनी जी, पहले कहना चाहूंगा, पीछे से बहुत सारा नॉइस आ रहा है। आपने जो आपके जो बैक में है उनको बोलिए कि नॉइस को थोड़ा। बिल्कुल, मैं पढ़ते सभी के जितने पैनलिस्ट सबका जवाब एक एक करके दूंगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका जवाब देना चाहूंगा। कम से कम उन्होंने इतना तो माना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डंका बच रहा है पूरे विश्व में मान रहे हैं, क्योंकि कल रैंकिंग आई है। कोई भी विश्व जो अपने को बहुत शक्तिशाली राष्ट्र अपने को बोलते हैं, कोई भी उनके सामने नहीं टिका। कम से कम उन्होंने माना तो इस चीज को, आते आते तो कम से कम माना इस बात को कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कर्तृत्व और काम में कितना बड़ा अंतर है अन्य विश्व के नेताओं में। बात रही जो बजट की बात कहूंगा मैं कुछ चीजें आपको गिनाना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार के माध्यम से हुई, चाहे वो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में लोहारी बांध बताया, और हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से देहरादून के अंदर जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, एक जमाने में
चंद फ्लाइटें यहाँ पर उड़ा करती थी। आज ऐसा कौन सा मुझे लगता है कि जो एक आधा ऐसा राज्य बच गया होगा जिसके लिए यहाँ से फ्लाइटें नहीं उड़ रही है और लगातार उसके उच्चीकरण का काम चल रहा है। आप देहरादून का रेलवे स्टेशन जाके देख लीजिए, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में देख लीजिए। चार धाम की बात आती है, यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि जो जोशीमठ में नरसिंह देवता का जो मंदिर है वहां से यात्रा को डाइवर्ट किया जा रहा। हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन आई नहीं, ना ही सोनी जी के पास ऐसी कोई गाइडलाइन आई होगी। इनके जो ऐसा होता है कि जब काम शुरू होता है, अच्छा काम शुरू होता है, उससे चार पहले धाम इस यात्रा प्रकार को की लेकर सरकार कितना तैयार है सत्यवीर जी? जी सोनी जी, मैं सुन नहीं पाया आपको। चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार कितना तैयार है? बिल्कुल, आपका प्रश्न वाजिब है। मैं आपके प्रश्न का बड़े धैर्य से जवाब देता हूं। हमने जब पहले यात्रा हुई उत्तराखंड के, आप अन्य सरकारों की यात्रा उठा लीजिए, हमारे समय की यात्रा उठा लीजिए, किस प्रकार की यात्रा हमने कराई। पिछले साल जब इतना भार हमारे ऊपर यात्रा का था, 48 लाख से अधिक तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। एक भी ऐसी घटना बता दीजिए कि भूखमरी, प्यास की, भगदड़ की ऐसी कोई ये घटना आई हो। हमने तमाम कोशिशों के बावजूद यात्रा को सफल किया। और जोशीमठ की जो बात रही, यात्रा की जो बात रही, हमने वो सारे काम करने का काम किया। जब ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था तब कहा था कि ये पैसा कहां से आएगा और कौन इसको करेगा। जब ये रोड बन जाती है उसके बाद इतनी सुगम यात्रा होती है। जो देश विदेश से जो या तीर्थ यात्री है उन्होंने जो फीडबैक दिया कि इस प्रकार की यात्रा हम पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। और लगातार हमारा प्रयास है, जिस प्रकार से रोपवे 2011 में यमुनोत्री में होता है, उस समय नितिन गडकरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे और खंडूरी निशंक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद सत्ता का परिवर्तन होता है, किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आती है जो एक सनातन धर्म के हमेशा उसने खिलाफ काम किया, उसको रोकने का काम किया। उसको इसी साल दोबारा से अनुमति देने का हमारी सरकार ने काम किया। हम तो लगातार वो काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, जब 2013 में आपदा आती है, किस प्रकार की एक आस्था थी केदारनाथ के प्रति, हमने ये उत्तराखंड के ये लगा हुआ था कि ये दोबारा से स्थापित हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी आस्था। हमने उस और काम करने का काम किया। और यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करते हो, तो मैं उनको कहना चाहूंगा स्वतंत्र भारत का कोई पहला प्रधानमंत्री है जो माणा गांव में जाता है, वहां की विषम परिस्थितियों से परिचित होता है और उसके बाद तमाम वो वहां के लिए विकास के लिए रूपरेखा खींचता है। उसके बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करते हैं। ये आज के सरकार की सेवा समर्पण भाव के साथ जनता का किस प्रकार से उत्थान किया जाए उसके प्रति कटिबद्ध है। और इसीलिए हमारे जो हमने कहा है वो लगातार परिणित होता हुआ जा रहा है। और दूसरा एक और मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के लिए तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी खड़ी हुई थी, आज तमाम भ्रष्टाचारियों को उन्होंने गला लगा लिया। और जो सबसे बड़े प्रतिबिंब जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, मन्ना हजारे, इनको आज तक एड्रेस भी नहीं पता है। और जो इन्होंने रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इनको बोल दूं जरा, जिन्होंने सेना से सबूत मांगे वो सर्जिकल स्ट्राइक के 370 का जिन्होंने विरोध किया, सीएए एनआरसी का जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने दंगाइयों और घोटालेबाजों को श्रेय दिया, वो पार्टी आज ही हमसे ये प्रश्न पूछने के लिए ये कहा के आई थी कि हम कभी कौन को गले लगा लिए। इन्होंने पहली सरकार उनके साथ बनाई, शीला दीक्षित हमारे पूरे कमरे के कमरे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के हमारे साथ। और सुनो, पूरे भारत के स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जिसने माफी नामे मांगे हों, जिनके खिलाफ उन्होंने कहा हो ये भ्रष्टाचारी है। नितिन गडकरी से लेकर अरुण जेटली से लेकर कलमानी से लेकर शीला दीक्षित लेकर तमाम लोगों से इन्होंने माफी मांगी। किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात करते? इनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार के केस में अंदर। सोनी जी, लेकिन आरोप सत्यवीर जी आपकी भी पार्टी पर लग रहे हैं। स्वतंत्र भारत आरोप आपकी भी पार्टी पर लग रहे हैं। एक बात बताना चाहूंगा सोनी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आरोप किस पर नहीं लगाया इन्होंने। आडवाणी से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके, लेकिन कई मामलों में वो सिद्ध नहीं हो पाते, इसलिए राजनीति और शुरू हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वजह मिल जाती है। और विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना। सत्यवीर जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश रस्तोगी जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आसंगिता जी आपके पास आएंगे। सेवा समर्पण से सरकार काम कर रही है, बावजूद इसके आप लोग सवाल उठा रहे हो। देखिए, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी कह रहे थे, तो देखिए एक लंबी सी लिस्ट है इनके भ्रष्टाचार की। अगर मैं उस सारी लिस्ट को पढ़ना शुरू करूं तो शायद समय भी कम पड़ जाएगा। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, नारायण राणे, मुकुल रॉय, रमन सिंह, शिवराज सिंह, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, इतने नाम तो मैंने आपको गिना ही दिए, क्योंकि वो दूसरी पार्टियों से जब इनकी में आ गए तो कमल छाप वॉशिंग पाउडर से धुल गए और उनके सारे दाग जो है वो मिट गए। अब रही बात उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करूं तो गामा जी जो अभी अभी नया ताजा पार्टी में होते तो जरूर भ्रष्टाचारी होते और सीबीआई ईडी की अब तक रेड पड़ गई होती। फिर दूसरा कैबिनेट मंत्री
जो इनके हैं पीछे से विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाला होता है, लेकिन वो घोटाला नहीं हुआ सोनी जी, क्योंकि वो भाजपा में है। किसी और पार्टी में होते तो वो घोटाला सिद्ध होता। दूसरी चीज देखिए, फिर यूकेएसएससी के इतने बड़े घोटाले नाम किसके सामने आते हैं? भाजपा के नेताओं के, लेकिन फिर भी वो घोटाला नहीं है सोनी जी, क्योंकि वो भाजपा के हैं। भाजपा में तो जितना बड़ा घोटालेबाज उतने बड़े पद पर आसीन होता है, ये इनकी प्रथा है। और देखिए, फिर इन्होंने कहा कि बेरोजगार, झूठ बोलने में तो इनको महारत हासिल है सोनी जी। चाहे 2014 से पहले मैं माननीय मोदी जी के भाषणों की बात करूं, फिर चाहे मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, हम महंगाई को कम करेंगे। गले में टांग कर इनकी एक मैडम घूमती थी सिलेंडर, आज वो सोनी जी दिखाई नहीं देता। आज 1150 से ऊपर का सिलेंडर है, लेकिन महंगाई है ही नहीं, क्योंकि दूसरा चश्मा पहन लिया गया है। 2014 से पहले का चश्मा दूसरा था। उसके बाद 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, लेकिन वो कहाँ चले गए सोनी जी? अब याद ही नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा भी किया था। किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन वो किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। ये कहा गया इनके शासन में 700 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो जाती है, इतना लंबा आंदोलन चलता है, लेकिन नहीं, ये तो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो सारे काम अच्छे करते हैं, क्योंकि ये भाजपा वाले हैं। तो ये एक सत्ता का नशा है और एक तानाशाही की सरकार है, और ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी की सरकार है। इनसे पूछा जाए ना। चलिए संगीता जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि 24 को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कस चुकी हैं और पूरी शिद्दत के साथ कहा जाए अपने अपने मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और लाजमी भी है, क्योंकि अपनी अपनी जुगत और जो घेरेबंदी है उसको पुख्ता भी करना है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं 2024 की राह आसान बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर आई हैं और अपनी रणनीति के साथ आगे आ रही हैं और आरोप और प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 1 घंटे तक प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, और चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया है। तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि क्या अब चारधाम यात्रा और बेहतर और यहाँ पर सतर्कता बरती जाएगी, सफल होगी ये चारधाम यात्रा। चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए चारधाम यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी की, और इसके बाद आपको बता दें 2942 करोड़ की मांग, तो क्या लगता है अब जोशीमठ का कुछ विकास संभव होगा? जो चारधाम यात्रा को लेकर विपक्ष घेरता नजर आ रहा था, तो इस पर अब लगाम लग पाएगी? देखिए, सोनी आपने ये बड़ा बढ़िया सवाल पूछा चारधाम यात्रा को लेकर के जी। क्योंकि विडंबना ये है कि राज्य को बने 22 वर्ष हो चुके हैं, 23वें वर्ष में राज्य चल रहा है, और उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो उत्तराखंड बनने के बाद शुरू हुई हो ऐसा नहीं है। ये यात्रा उत्तराखंड बनने से पहले से भी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही यात्रा है। लेकिन राज्य बने उत्तर प्रदेश के समय तो हम ये कह करके अलग हुए कि भाई उत्तर पहाड़ी परिक्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, हमारे पास तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन राज्य बनने के बाद भी हर वर्ष उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को, जो कि सिर्फ गढ़वाल परिक्षेत्र में है और एक तरीके से 3 जिलों तक सीमित है ये यात्रा, क्योंकि तीन जिलों में ही ये चारधाम है और हरिद्वार से होकर के यात्रा शुरू होती है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने, ना भाजपा की सरकार ने और ना ही कांग्रेस की सरकार ने, यात्रा को लेकर के कोई पुख्ता मैकेनिज्म कभी तैयार किया हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है। हर बार सरकारें ये कहती हैं कि हाँ हम इस बार ये करेंगे, हम स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे, हम ट्रैफिक की व्यवस्था में ये सुधार करेंगे, लेकिन कोई एसओपी बनाई गई हो कभी इसके लिए जिसमें चीजों को अपडेट किया जा सके, चीजों को अपग्रेड किया जा सके। अभी मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, अभी 2 दिन पहले की बात है, चारधाम यात्रा के रूट पे ही इतना जाम था कि 2 घंटे 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा। 2 घंटे 40 मिनट तक ट्रैफिक जाम रहा।
और सोशल मीडिया में कुछ फोटोएं बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी कि रास्ता दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और जाम ही जाम लगा हुआ है। ठीक है, और पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में लगातार बारिशें हो रही हैं जी। और यात्रा के जो कई मार्ग हैं वहां पर लैंडस्लाइड भी हो रही है। चमोली के पास भी कल परसों लैंडस्लाइड हुई थी, रास्ता बंद रहा 2-2.5 घंटे। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं और जिस तरीके से, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि यात्रा कितनी होगी, यात्री कितने आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप सबका स्वागत कर रहे हैं। तो यात्रा का जो क्राउड है, आज तक क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के उत्तराखंड पुलिस ने कोई ऐसा प्लान तैयार किया हो, ये कभी दिखाई नहीं दिया है। पिछले वर्ष की बात है कि चैनल पे भी हमने चर्चा की थी कि केदारनाथ में एक पर्टिकुलर पैच में, ज्यादा नहीं था वो, 500-700 मीटर का एरिया होगा, जिस पैदल मार्ग पे इतना ज्यादा क्राउड हो गया था, इतना डेंस क्राउड हो गया था कि घोड़े खच्चर भी वहीं चल रहे हैं, इंसान भी वहीं चल रहे हैं, जाने वाले यात्री भी वहीं पर हैं और आने वाले यात्री भी। तो इतना ज्यादा वहां पर दबाव था, लेकिन कोई इस तरह का मैकेनिज्म कभी निकल करके नहीं आया। और सरकारें बड़ा बड़ा दावा करती हैं क्योंकि एक बजट का बड़ा हिस्सा चारधाम यात्रा के नाम पर मिलता है, राज्य को मिलता है। आशा है कि इस बार कुछ ऐसा हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर धामी लगातार व्यक्तिगत तौर पर एफर्ट्स कर रहे हैं चीजों को लेकर के, कुछ सुधार हो पाए। हम भी उसकी संभावनाएं देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जोशीमठ को लेकर के जो चीजें निकल करके आई और अभी जिस तरह की व्यवस्था जोशीमठ में है, हमें उन्हीं रास्तों से गुजरना है जिन रास्तों पर सवाल खड़े हुए हैं, जो रास्ते धसाव में हैं, जहां पर भूमि पर दबाव है, जहां लैंडस्लाइड हो रही है। तो ऐसे में हम यात्रा कितनी सुरक्षित रख पाएंगे। और उत्तराखंड का मौसम लगातार बदलता जा रहा है, कोविड को लेकर के भी अभी कुछ देर बाद ही स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक भी करने वाले हैं यहाँ देहरादून में कि कोई बिल्कुल चार धाम की यात्रा सुरक्षित कैसे संपन्न कराई जा सके, एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के सामने। तो इस चुनौती पर कितनी खरी उतरेगी सरकार, ये भी देखना होगा। आपके पास आएंगे, यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति जी, अगर देखा जाए ये जो मुलाकात है, जो दिल्ली की दौड़ है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या 2024 के लिहाज से? हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी अपने केंद्र के नेताओं से मिलने जाते हैं। यात्रा के ठीक पहले बयान आते हैं। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में देवभूमि के अंदर चाक चौबंद व्यवस्था है, यात्रा सही है। मगर इसके ठीक विपरीत अगर आप देखेंगे, मैं परसों ही आप ही के चैनल में बात चल रही थी कि पंडित पुरोहित केवल इस बात से नाराज है कि उत्तराखंड के लोगों का रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है, यात्राओं को सीमित करने का क्या मतलब है। क्या आप उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के लोगों को ही यात्रा से वंचित करेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े पंडित पुरोहितों का ये बयान आए। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि यात्रियों के भी जो वर्गीकरण कर दिया है कि जो वीआईपी आएगा वो लाइन रहेंगे और जो लाइन में लगे रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के वचन है कि वो वीआईपी नहीं खा सकते। आपके पास ही है। जो आस्था में धक्के खाने की मानसिकता दर्शाते हो, आप समझ सकते हो यात्राओं का कितना बुरा हाल है। चौथी बात, आप सड़कों का हाल देखिए। चमोली में जाम, पाटा से केदारनाथ के बीच में गाड़ियां जो है घंटों घंटों खड़ी हो जाती हैं। यही स्थिति तब है जबकि यात्रा शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं, मुख्यमंत्री के बयान कुछ और है, जिला अधिकारी के बयान कुछ और है और नागरिकों के बयान कुछ और आ रहे हैं। ये जो अफरा तफरी का माहौल, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, अभी से बन गया है। सत्यवीर जी, कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। चार धाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को सीमित किए जाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वहां पर जो दुकानें लगाते हैं, जो होटल्स हैं, वो होटल्स व्यवसायियों को भी असर पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है रोजी रोटी पर असर देखने को मिल सकता है इसका, अगर चार धाम की यात्रा में यात्रियों को सीमित किया जाता है। सोनी जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, पिछले साल जब चारधाम यात्रा हुई थी, किसी ने भी अपेक्षा नहीं की थी, किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा जितने वहां के होटल व्यापारी है, ढाबे वाले हैं या घोड़ा कंडी वाले हैं, उनको इतना लाभ होगा। मैं केवल घोड़ा कंडी वालों का ही आपको बताता हूं कि उन्होंने 1 अरब से अधिक का उनको आर्थिक लाभ हुआ।
और जो सहायता समूह की महिलाएं थी उनको 28 लाख से अधिक की उनकी आर्थिकी हुई। आप ये देखिए कि हमारी दूरदर्शिता है कि आज इस प्रकार से वो स्वावलंबी हो पा रहे हैं। और जो दूसरी एक बात और यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा वीआईपी वाली, अगर वो ये अध्ययन करके आते कि हमारी उत्तराखंड की जो बीकेटीसी की जो कमेटी है वो तमाम उन स्थलों का, धार्मिक स्थलों का सर्वे करके आई है। वहां पर एक कमेटी गई थी, वहां से सर्वे करने के बाद इस प्रकार से ये व्यवस्था बनाई गई है और वहां पर भी लगातार वो व्यवस्था और धार्मिक जो पद्धति है उसको अपनाने वाली मात्र एक भारतीय जनता पार्टी। हमने कभी भी सनातन के विरुद्ध ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि सनातन संस्कृति को बदनाम होना पड़े। हमने भारत को छोड़िए, बांग्लादेश से लेके, बांग्लादेश में भी ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण अगर पुनरुद्धार किया है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगर कुछ दिन आगे एक हफ्ते की बात कर लूं, जो शारदा मंदिर है जो जम्मू कश्मीर में जो ज्ञान की देवी है उसके मंदिर का पुनरुद्धार करने का हमने काम किया। सारिस्का देवी मंदिर है वो जम्मू कश्मीर में, उसका हमने काम किया। हमारे वचन पत्र में था आज तक जिस दिन राम मंदिर का निर्माण करवा के रहेंगे और 2024 में भव्य राम मंदिर का निर्माण आप सभी के सामने होगा और अनेकों लोगों को वहां पर्यटन के माध्यम से रोजगार मिलेगा। और उत्तराखंड में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार। चलिए सत्यवीर जी, आपने ये बात तो मान ली कि धर्म और सनातन को जोड़कर रख रहे हैं आप और इसी आधार पर आगे कार्य किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं। शांति प्रसाद जी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? 5 सेकंड में जी सत्यवीर जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का भी जवाब दे दूं। हमारे पार्षद वो नहीं है जो दिल्ली के अंदर दंगा करा है और माननीय कोर्ट ने जिस प्रकार से कल टिप्पणी करी, अभी कुछ दिनों पहले टिप्पणी करी है, उस प्रकार से राज्य को शर्मसार होने का नहीं हुआ। दिल्ली का पार्षद ताहिर हुसैन था। सत्यवीर जी, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे में रहकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों संगीता जी की बेचैनी हो जाती है? क्यों ताहिर हुसैन को किसने दिया है? लगातार मनीष सिसोदिया उनसे बात कर रहे थे कि ऐसे दंगा करो और वो भी उसमें अक्यूज उसमें भी। अरे उत्तराखंड का नागरिक भी मारा गया दिलावर सिंह वहां पर। कौन है उसका आरोपी? उसके आरोपी आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता। दिल्ली मत जाइए सत्यवीर जी। हो जाएगी जिस दिन दिल्ली से आम आदमी पार्टी की जाएगी उस दिन जांच सही से होगी और उस दिन दिलावर सिंह नेगी के जो कातिल है वो सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अरे दिलावर सिंह नेगी उत्तराखंड का नागरिक है। सत्यवीर जी, इनकी बात ये और मैं सोनी जी 5 सेकंड में एक चीज बता देता हूं। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। 5 सेकंड संगीता जी, 5 सेकंड अपने आप को शांत रख लीजिए जी। जितना आम आदमी पार्टी के चाल और चरित्र और चिंतन में अंतर आया इतने कम समय में। संगीता जी आप ही के पास आ रहे हैं, सुन लीजिए, पहले पूरी बात कर लेने दीजिए। राजनीति है। मैं किसी के बीच बोलता नहीं क्योंकि हमारे पास तक हमने कोई। चलिए सत्यवीर जी, अपनी बात पूरी कर ली आपने कि जब हम सच्चाई बोलते हैं तो इनको नहीं अभी अडानी का नाम लूंगी तो आपकी पूरी पार्टी। अरे अडानी का जो जिसको गले लगाया ना। संगीता जी, अडानी भी मुद्दा नहीं है ना। अडानी पे बोलता हूं, अडानी बोलता हूं। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। सत्यवीर जी आपकी बात पूरी हो गई। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए। सत्यवीर जी आपकी बात पूरी हो गई। संगीता जी आपके पास आ रहे हैं, बात पूरी हो गई सत्यवीर जी। अडानी पे ही बोल रहा हूँ, चिंता मत करो अभी। नहीं, अडानी में बोलने के लिए ये मुद्दा नहीं है, अडानी पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। 4 बार नाम लिया, मैं बताता हूँ इनको, अडानी का चेहरा इनको बताता हूँ मैं। अरे शांत हो जाइए अब। कोची में यूपीए की सरकार ने एयरपोर्ट किया और आपका रुक जाइए, आपके पास 5 सेकंड है सत्यवीर जी, 5 सेकंड है। हाँ, क्योंकि गुजरात में एयरपोर्ट को किसने दिया उनको, अडानी को कांग्रेस की सरकार ने। और सुन लीजिए, नई नवेली सरकार आई है अभी हिमाचल में, 2 सीमेंट प्लांट थे वो बंद हो गए और लाग रगड़ के सुप्पू लगातार मीटिंगें करते रहे कि इसको ओपन कराइए। और छोड़िए, राजस्थान के अंदर 70,000 करोड़ का जब इन्वेस्टमेंट आता है, ये पूरी कांग्रेस राहुल गांधी से लेकर तमाम गहलोत बोलते थे चोर है, और जब वो डील होती है तो वो जो राहुल गांधी से लेकर वो तमाम। चलिए सत्यवीर जी, टाइम अप। और उसी टाइम अप। संगीता जी आपके पास आएंगे, आप अपने आप को कहां देखती हैं और मुद्दे में रहकर ही बात करिएगा प्लीज। देखिए सोनी जी,
डिबेट दिल्ली के कार्यों पर नहीं चल रही थी, उत्तराखंड पर चल रही थी, चारधाम यात्रा पर सवाल पूछा जा रहा था। चलिए, ना दिल्ली पर थी, ना हिमाचल पर थी, ना अडानी पर थी। मुद्दे पर रहकर बात करिए। संगीता जी, आप अपने आप को कहां देखती हैं? 2024 के लिए कितना तैयार है? और ये जो कवायद है बीजेपी सरकार की, धामी सरकार की, तो क्या ये 2024 के लिहाज से है? देखिए सोनी जी, दिखाने के लिए भाजपा के काम अलग होते हैं और धरातल पर कुछ और होते हैं। मैं कुलदीप जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा हर वर्ष होती है और सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है, लेकिन वहां की स्थिति या उसके लिए एक विजन, एक ब्लूप्रिंट बेहतर तरीके से कोई भी सरकार तैयार नहीं कर पाई। हर साल बड़े बड़े वादे होते हैं, नेता जाते हैं आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी गए और आए, लेकिन जब यात्रा खत्म हो गई, और यात्रा के बीच में भी हम कई डिबेट करेंगे सोनी जी, पिछली बार भी हमने डिबेट की, हमने देखा कितने लोग वहां मरे, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उनको फैसिलिटीज नहीं मिली, कितने घोड़े खच्चर वहां मरे क्योंकि उनको फैसिलिटीज नहीं मिली, गंगा में उनको फेंका गया, पानी दूषित हुआ, बहुत से ऐसे मुद्दे खड़े हुए, जाम का मुद्दा। लेकिन देखिए, भाजपा के प्रवक्ता इस बात पर जवाब नहीं देंगे कि चारधाम यात्रा पर क्या होना चाहिए और पिछली बार की कमियों से क्या सीखा। वो दूसरी ही जगह पहुंच जाते हैं, डिबेट को डिरेल करते हैं। और देखिए, बात रही पलायन की, तो ये इस बात पर जवाब नहीं देंगे कि 230 लोग रोज क्यों पलायन कर रहे हैं, 6000 गांव तक अभी सड़कें क्यों नहीं पहुंची। ये पलायन आयोग ने बात कही है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। तो देखिए सोनी जी, और अभी आप देखेंगे कि चंपावत जिले में, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं है, वहां एक महिला की अभी मृत्यु हुई है परसों। वो 20 किलोमीटर तक वहां जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, वहां फैसिलिटीज नहीं थी, उसको 20 किलोमीटर तक लाया गया, तब तक उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो आप सोचिए, जो आज भी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं, आज भी वो उस स्थिति में नहीं है 22 वर्ष के बाद भी, उत्तराखंड बनने के बाद। तो इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं होती? महंगाई का मुद्दा, तो वहाँ बिजली और पानी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के लिए कि हम ऊर्जा प्रदेश की वाहवाही करते हैं, बिजली महंगी, पानी महंगा, तो इन मुद्दों पर, सिलेंडर महंगा, तो इस पर कौन बात करेगा? धरातल पर भी तो काम होना चाहिए। कुलदीप जी, बातें करने से स्वास्थ्य, पानी, बिजली, महंगाई, पलायन, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन अब कवायद है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। हर राजनीतिक पार्टी की ये कवायद और तैयारी नजर आ रही है। क्या इस लिहाज से इस दौरे को, इस मुलाकात को देखा जा सकता है? जो राशि मांगी है सीएम धामी ने, 2942 करोड़ की मांग की है, तो ये मांग क्या और पहले नहीं की जा सकती थी, ताकि उन व्यवस्थाओं को, इन योजनाओं के जरिए, इन राशि के जरिए जन सुविधाएं मुहैया कराई जा सके? क्या नजरिया है आपका? अनम्यूट करिएगा सर। सॉरी जी। देखिए सोनी, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जब केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री से मिलने जाता है, तो वो अपने राज्य का रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के जाता है, और साथ ही अपने राज्य की जो जरूरतें हैं उनको लेकर के भी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति रखता है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोई अलग से कुछ चीजें की हों। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड को लेकर के एक अलग लगाव रहा है, बिल्कुल, और कई बार मंचों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ये इस बात का जिक्र करते हुए भी नजर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो दिखता भी है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इतने दौरे उत्तराखंड के किए हैं, हमने कभी किसी प्रधानमंत्री को इतने दौरों पे उत्तराखंड में आते नहीं देखा पिछले 8-9 वर्षों में, है ना। और यात्रा में भी एक नया उत्साह लोगों में देखने को मिला है, क्योंकि जबकि हमने 2014 की त्रासदी भी देखी है, लेकिन और प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को कई अन्य मदों में भी काफी बजट भी दिया है, कई योजनाओं के लिए भी बजट दिया है, इससे इतर। लेकिन इस समय जो मुख्यमंत्री जिन चीजों को लेकर के गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने राज्य के विषयों को लेकर के उन्होंने जाना था, उन्होंने प्रस्तुत किया है वहां पे, और एक बड़ी मांग रखी है। इसमें ये दोनों पहलू इसमें समाहित हैं, राज्य की यात्राएं भी हैं, राज्य की व्यवस्थाएं भी हैं, और आने वाला समय जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो भी है। लेकिन सोनी, हम यहाँ पर एक बड़ी चीज भूल रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। बिल्कुल, जो कि नवंबर में अहम होते हैं जी। और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस, इन निकाय चुनाव को लेकर के कोई चर्चा नहीं कर रही है। ठीक, तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या निकाय चुनाव को से इतर भाजपा सीधे लोकसभा को लेकर के, या सरकार लोकसभा को लेकर के तैयारी में है। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस तरह की चीजें रही हैं, जिस तरह की स्थितियां रही हैं,
यहाँ पर बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो नॉन प्लान में आते हैं, क्योंकि जब जिनमें से एक यात्रा भी है। यात्रा में क्योंकि अभी जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे, और ये बात सही भी है कि उत्तराखंड में यात्रियों का दबाव कितना बढ़ जाएगा कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, है ना। आप किसी कोई फिक्स कल्पना नहीं कर सकते कि इतने ही यात्री आएंगे, ठीक है ना। और स्वाभाविक सी बात है कि जब यात्री उत्तराखंड में आते हैं तो भाई उत्तराखंड को लाभ भी होगा, दुकानदारों को भी लाभ होगा, होटल व्यवसायियों को भी लाभ होगा, फूल बेचने वाले को भी लाभ होगा, प्रसाद बेचने वाले को भी लाभ होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि, और ध्यान देने वाली बात भी यह है कि जो उन यात्रियों से जो दबाव होगा, वो यात्री सिर्फ दर्शन करके चले जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना। जो दबाव उत्पन्न होगा, जो वाहनों से जो दबाव उत्पन्न होगा, जो चारधाम यात्रा की सड़कों की स्थितियां हैं, उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर के मैंने पहले भी कहा कि एक बैठक होने जा रही है, एसओपी जारी होने वाली है, कोई ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि उत्तराखंड में डॉक्टरों को और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर के अभी कोई बहुत बेहतरीन स्थिति में हम पहुंचे हों ऐसा दिखाई नहीं दिया है। चलिए, इस बेहतरीन स्थिति का दावा जरूर सरकार, धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। आपके पास आएंगे राजेश जी। अगर देखा जाए, अभी 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड का दौरा कर राज्य को करोड़ों योजनाओं की सौगात दी है, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसका फायदा मिल सकेगा, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? हाँ, इनको अचानक जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, अचानक इनको योजनाओं की याद आ रही है, लेकिन देर से ही सही। अच्छा है, और अच्छा होता किसी इंडस्ट्री की घोषणा करते, पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलता। आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में छवि खराब करके रख दी हमारे उत्तराखंड राज्य की। आज तक अंकिता भंडारी के मर्डर केस में वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया है। चारों धाम की यात्रा की चर्चा चल रही है, मुझे कोई शंका नहीं है। मैं पूर्ण तरीके से, मेरी पार्टी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास करती है कि वो भरपूर बजट देंगे। लेकिन ये भी सबके सामने है, जो पिछले मुख्यमंत्री बदले थे त्रिवेंद्र रावत जी, क्यों बदले थे, कितना मोटा आरोप लगा था उन पर, कितना बड़ा घोटाला हुआ था। वही घोटाला जिला पंचायत के चुनाव में, हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में किरण चौधरी, जिनको अध्यक्ष बनाया दल बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक जी ने किस तरीके से बनाया। और अभी अभी उनके ऊपर डीएम ने कमेटी बनाई है भ्रष्टाचार की जांच की। तो मुझे इस तरीके की आशंका है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी वाले नकल विरोधी अध्यादेश बनाया है, गली गली में घूम रहे, माला डलवा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि भाई नकल के खिलाफ अध्यादेश बनाया है, स्वागत करो सब मुख्यमंत्री का और भाजपा का। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं वो नकल कराने वाले भाजपा ही कौन थे, मुख्यमंत्री के यहाँ या भाजपा वालों के यहाँ किस किस के पैसा गया। सतवीर जी आपके पास ही आएंगे। ना ईडी ने जांच की, ना सीबीआई ने जांच की। जितने भी ये नकल कराई गई है, पकड़े गए हैं, लीकेज हुई है, ये सब के सब इसमें भाजपा वाले शामिल हैं। कल भी हरिद्वार में भाजपा वाला पकड़ा गया, धारीवाल, कई दिन के बाद में प्रेशर के बाद। किसके यहाँ छिपा था? पहले भी बीजेपी वाला पकड़ा गया है, उससे अपने संबंधों के बारे में नहीं बताते। उसके पैसे का भाजपा के कार्यालयों में, भाजपा की मीटिंगों में, मतलब राजेश जी, दाग तुम में भी है, दाग हम में भी है। सत्यवीर जी, दाग अच्छे हैं। सोनी जी, मैं इनका जवाब दे देता हूं। अभी ये यूकेएसएससी और तमाम नकल विरोधी कानून की बात कर रहे थे। आज हम 23वें साल में उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। अगर जब जिस प्रकार से एनडी तिवारी के समय में जो पहली उत्तराखंड की सरकार बनी थी, दोरोगा घोटाला और पटवारी घोटाले पे अगर उस समय ही कार्रवाई हो जाती, तो ये आते आते हमें मौका ना मिलता कि इस प्रकार का हमें विशेष कानून बनाना पड़ता, उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ता। और मैं इनको बताना चाहूंगा कि उसके बाद जिस प्रकार से हरीश रावत के समय पे जो भ्रष्टाचार होता है, कि किस प्रकार से अभी जो दरोगा भर्ती उसमें 20 लोगों को सस्पेंड किया गया। साहब रुक जाइए, अरे साहब रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे क्यों बेचैनी हो रही है? अरे क्यों बेचैनी हो रही है? चलिए राजेश जी सुन लीजिए थोड़ा सा। अरे क्यों बेचैन हो गए? थोड़ा पानी पिए राजेश जी, पानी पी लो। चलिए सत्यवीर जी अपनी बात को पूरा करिए। क्या प्रूफ था आपके पास? क्यों नहीं दिखाया आपने? अरे रुक जाओ, जिस तरीके से आपके लोगों ने नकल कराई है। राजेश जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। सत्यवीर जी क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए।
अरे 50 लाख एनएच घोटाले में तुमने लिए, सीबीआई जांच नहीं कर रही है, आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए। आप अरे शांत हो जाइए, बोलना शुरू करूं। 56 इंच के परिवार। चलिए, वैसे भी राजेश जी आप लोगों के तर्कश में बहुत तीर हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा सकते हैं, 24 की राह आसान कर सकते हैं बजाय आरोप लगाने के। सत्यवीर जी का जवाब ले लीजिए। सत्यवीर जी, बहस करने की बजाय आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। राजेश जी आपको बोलने दिया, आपकी बात का जवाब तो सुन लेने दीजिए और आप भी सुनिए। वो सारा इसीलिए राजेश जी और सत्यवीर जी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कैसी बात कर रहे हो आप? कैसे नाटक कर रहे हो? अरे हरीश रावत का आप तक पैसा आया क्या? इतना बहुत। सत्यवीर जी मुद्दे पर रहकर आप जवाब दीजिए। अभी तक जमानत पे बाहर है, अभी तक जमानत पे बाहर है। क्या है आपने? ये नौटंकी बात कहाँ से ले आते हो? ये बीच में बोलते हो आप। जब सीबीआई का, अरे सोनी जी को बुला लीजिए। राजेश जी, मानसिक संतुलन राजेश जी, राहुल गांधी खोज, सत्यवीर जी, सत्यवीर जी, इतना मानसिक संतुलन मुख्यमंत्री बदला गया। अगर आप लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें म्यूट करवाना पड़ेगा। सोनी जी, आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। कैसी बात? सोनी जी मैं तो बोल ही नहीं रहा किसी के बीच में, कुछ तो सोच समझ के बोला करें। चलिए कुलदीप जी आपके पास आएंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सिर्फ अपनी बात इस तरीके से करना जानती है, बहस के अलावा कोई मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। कुलदीप जी, सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, आगामी लोकसभा 2024 की तैयारी में जुटी नजर आ रही हैं। वो बात अलग है कि आपने जिक्र किया कि निकाय चुनाव बेहद अहम होता है और उसी से एक रूपरेखा तय हो जाती है उसके रिजल्ट के बाद। लेकिन जो कवायद है, क्योंकि विपक्ष भी कई अहम मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है और ठीक इस चुनाव से पहले जो तैयारी धामी सरकार की नजर आ रही है, इस तैयारी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए सोनी, मैं एक बात कहूं आपसे कि राजनीति में चुनाव सरकारें नहीं लड़ती हैं, चुनाव राजनीतिक दल लड़ता है, चुनाव राजनीतिक संगठन लड़ता है जी। अगर चुनाव सरकारें लड़ती तो कभी सत्ता से पदच्युत नहीं होती सरकारें। उत्तराखंड में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजनीतिक स्थिति में जो संगठनात्मक मजबूती है वो उसमें भाजपा कांग्रेस से मीलों आगे निकल चुकी है। सोनी जी मैं बोल नहीं पाया, वो लगातार वो भ्रष्टाचारी कांग्रेस के बोलते रहे, उनके तमाम नेता भ्रष्टाचार में हैं। सत्यवीर जी, अब कुलदीप जी की बात सुन लीजिए। आप लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए मुझे समय देना है। मुझे कुछ बात समझ में नहीं आती, आप फिर भी दोनों लोग आप बराबर बोल रहे हैं, राजेश जी भी, सत्यवीर जी आप भी। अगर एक एक करके बोलेंगे तो हम समझ पाएंगे। कुलदीप जी अपनी बात को पूरा करिए आप। देखिए ये शांत हो तो मैं अपनी बात पूरी। चलिए राजेश जी, सत्यवीर जी। देखिए मैंने आपसे पहले कहा ना, सत्यवीर जी, राजेश जी, कुलदीप जी की बात सुन लीजिए आप दोनों लोग। कुलदीप जी की बात सुन लीजिए, कुलदीप जी की बात सुननी है मुझे, और दर्शक भी शायद कुलदीप जी की बात ही सुनना चाह रहे होंगे। आप लोग इस तरीके से बहस करेंगे तो कौन सुनेगा? देखिए मैंने आपसे मुख्यमंत्री कार्यालय में, किसी मुख्यमंत्री कार्यालय में पहली बार भ्रष्टाचार हुआ जाकर, चलिए देखिए दोनों पार्टियों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों से परे कुलदीप जी से हमारा सवाल था, पहले मुझे सुन लेने दीजिए, इसके बाद सत्यवीर जी आपके पास आएंगे। उत्तराखंड में देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि चुनाव है सरकार नहीं लड़ती है, चुनाव राजनीतिक दल लड़ता है, राजनीतिक संगठन लड़ता है। क्योंकि अगर सरकारें चुनाव लड़ती तो सत्ता से कभी पदच्युत नहीं होती सरकारें, ठीक बिल्कुल। और अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करें तो उत्तराखंड में जो संगठनात्मक स्थिति है उसमें भाजपा कांग्रेस से मीलों आगे निकल चुकी है। भाजपा ने अपना संगठन न सिर्फ पुनर्गठित किया है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों में चुनाव के बाद कांग्रेस में तो चुनाव के कुछ महीने के बाद ही नए अध्यक्ष की घोषणा हो गई थी, भाजपा में तो लगभग एक 4-5 महीने उसके बाद ये कार्य हुआ। लेकिन उसके बावजूद भाजपा ने अपने संगठनात्मक ढांचे को बहुत तरीके से और एक प्लान वे में, एक योजनाबद्ध तरीके से उसका संगठन का पुनर्गठन भी किया और उसका विस्तार भी किया है। कांग्रेस में देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब पिछले 1-2 दिन से हम कांग्रेस में संगठनात्मक कुछ हलचलें देख रहे हैं।
अभी कुछ महिला संगठनों में भी कांग्रेस के कुछ नई नियुक्तियां हुई है, नया संगठन विस्तार हुआ है। कांग्रेस अब उस दिशा में आगे बढ़ने जा रही है, लेकिन ये 2024 तक कितना आगे बढ़ पाएगी ये तो उसके परिणाम तो चुनाव में दिखाई देंगे। लेकिन जहां तक चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर के है तो भाजपा की स्थिति कांग्रेस से मजबूत है और वो लगातार वो कार्यक्रम करते जा रही है जिनमें वो जनता के साथ संवाद स्थापित कर रही है। बिल्कुल, बजाय बहस करने की मुझे लगता है इस पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने पर ध्यान ज्यादा दिया जाना चाहिए। राजेश जी, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से नेशनल डिबेट में ये राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बहस करते हैं, अगर यही लड़ाई, यही बहस आम जन सुविधाओं के लिए, आम आदमी के लिए लड़ते होते तो आज ये हालात निकलकर सामने नहीं आते। एक जिम्मेदारी दिखाते हुए न्याय की लड़ाई लड़ते और आम आदमी को वो सुविधाएं मुहैया हो पाती। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।